दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक वो टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी, वो सुन लें, और ऑनलाइन वालों के सरार पे एक सवाल की पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। ओवरहेड्स का टेस्ट था। क्या जी? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। क्या बोला? मैंने कब बताया था? चले, बता दिया था, दुकान बंद कर ले। नहीं बताया था तो सुन ले। ये ओवरहेड्स वाला टेस्ट था। जिन्होंने दिया था और उनको कुछ पूछना है तो सुन ले। नहीं सवाल टेस्ट ही नहीं दिया, पूछना भी कुछ नहीं तो फिर भी चुप रह ले। ओवरहेड्स का टेस्ट था एक, ओवरहेड्स वाला। इसमें एक तो ये था कि ओवरहेड्स दिए हुए थे लेकिन ठीक नहीं थे, और इसमें कुछ चेंजेस करनी ज़रूरी थी। जैसे जो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, इसमें चेंज ये करनी थी कि एक तो प्राइस बढ़ानी थी, दूसरा जो डिपार्टमेंट बी है उसके लिए मटेरियल की क्वांटिटी भी बढ़ानी थी। तो जो इस वक्त गिवन है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, वो 3000 और 5000 है। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ये यकीनन ऐसे बना होगा कि कोई मटेरियल के यूनिट्स होंगे, लेट्स से मैं ही खुद कह रहा हूँ 500 किलो, और 6 रुपए पर किलो इसका रेट होगा। कि मैंने ऐसे खुद ही बताया। तो डिपार्टमेंट ए में 3000 रुपए की इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई होगी। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट बी है उसमें 1000 किलो होंगे और शायद ये 5 रुपए किलो वाला मटेरियल होगा। तो इस तरह से 5000 रुपए आए होंगे। अब इन ओवरहेड्स को बढ़ाना इस तरह से है कि एक तो इस प्राइस को बढ़ाना है, कितना? 10%। 10% बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस पर केजी। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट बी में मटेरियल की क्वांटिटी है उसको 20% बढ़ाना है। तो इसलिए रिवाइज्ड ओवरहेड्स ये बने कि 3000 इंटू 1.1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। जिन्होंने भी टेस्ट दिया इसको 10% महंगा करना है। तो इस चीज का आंसर ऑलरेडी गिवन है 3000 रुपए। अब उस 3000 रुपए के साथ इसका क्या सलूक करें? इंटू 1.1 कर दें। इसी तरह से ये ऑलरेडी 5000 रुपए गिवन है, इसके साथ क्या सलूक करें? इंटू 1.2 भी कर दें, इंटू 1.1 भी कर दें। ये इनडायरेक्ट मटेरियल में किया हुआ है। जिन्होंने किया था वाकई सोल्यूशन भी देखा है नियत के साथ, और उन्होंने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें। हैं जी? दिया था जी। चले इसको लिख लेना, घर जाके देख लेना, उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कल। तो इसमें पहले टोटल को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर रिवाइज वैल्यू लिखनी थी आंसर में। 3000 को या 19? इनडायरेक्ट मटेरियल वाला, इसके अंदर बी को भी उसने कहा था कि 20% इंक्रीज है। जी जी। ओवरऑल है वो 10% इंक्रीज हुआ। प्राइस ओवरऑल नहीं 10%, प्राइस 10%। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर में लिखा हमने, तो आंसर में जो टोटल था उसकी भी रिवाइज वैल्यू लिखी थी, उसकी रिवाइज। टोटल वाला कॉलम तो वैसे ही इखलाकन बना दिया। असल में तो टोटल की फिगर्स को बांटना ही होता है। तो इन दोनों को हमने नया कर तो लिया, अब जो इसका आंसर आया उसी को ऐड करके टोटल में लिख दिया। वरना टोटल की फिगर तो बस ऐसी इखलाकन ही लिखी हुई है। टोटल की फिगर तो उसमें जरूरी होती है जिसको बांटना होता है। तो इनको तो बांटने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसलिए इनका टोटल रिवाइज करना था, कर दें, ठीक है, नहीं तो कोई बात जी। सर ये इसमें जो पहले से रेट गिवन नहीं जाना हमें, मतलब हमने प्रेज्यूम किया कि 1 है, रेट 1 या x जो भी है उसको फिर 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे डेटा कोई अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ऐसा नहीं किया ना। मैंने आपसे कहा कि जब मैंने यहाँ फिगर्स लिखी हैं इसको इंटू 1.1 करना, ठीक है या नहीं?
6 को करना है कि नहीं करना? 6 को करना है ना, या इस पे इख्तलाफ है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 6 पे करना, ठीक है ना? ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई होनी है फिर आपस में, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी तीनों चीजों में मल्टीप्लाई होना है। इसका आंसर ऑलरेडी सवाल में है, कितना है? 3000। बस अब आपके करने वाला काम क्या है? तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट करें, इसमें तो रेट गिवन नहीं था ना, फर्स्ट 40 पर केजी या जो भी है, इसमें तो हमने ये 500 या 3000 जो भी निकला हुआ था, ये तो हमने ऐसे ज्यूम किया कि तो मैंने मिटा दिया ना, नहीं है ये ले। नहीं सर, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर 3000 गिवन था तो हमें तो रेट पता नहीं था, वो कहते 10% इंक्रीज करके, तो हमने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई ऐसी डेटा अवेलेबल होती जिससे हम रेट निकाल सकते हैं, तो फिर उस रेट को निकाल के 1.1 से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देते तो भी ऐसे ही होता, ठीक है। लेकिन अभी इस खाली डब्बे को 1.1 किया, वो बात ठीक है। इसी तरह इसमें पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो पता है ना कि इसका टोटल 5000 है, तो इंटू 1.2 और इंटू 1.1 है जी। सांस तो लेने दे यार, मैं भी जस्ट एक सांस बस अब बताने लगा। फ्यूल के अंदर कुछ भी नहीं मसला था, जो जैसे है वैसे ही करना था। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा था कि अभी इस वक्त जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है वो 10% पे है, उसको 12% पे करना था। ये जो डेप्रिसिएशन दी हुई है ये 10 है, 12 करना है, इंटू 12 डिवाइड बाई 10। और अगर ये इंटू 12 डिवाइड बाई 10 समझ नहीं आया तो चलें, ये जो डेप्रिसिएशन है ये 10% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट कैसे फाइंड करें? 100 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, कॉस्ट आ गई, अब उस पर 12% लगा दें। तो ये इस तरह से रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। देखें ये जो पहली 4 लाइनें हैं ना, पहली 3 लाइनें, पहली नहीं सॉरी, ये 3 लाइनें, इनडायरेक्ट मटेरियल, फ्यूल और डेप्रिसिएशन, इनके टोटल की फिगर लिखे ना लिखे हमें वो चाहिए नहीं। हमें तो टोटल की फिगर चाहिए होती है, क्योंकि उसको अपोर्शन करना होता है। अपोर्शन क्या करना है करके? डिपार्टमेंट ए की 12000 बन गई, डिपार्टमेंट बी की 24000 बन गई। अब इसको मजीद क्या अपोर्शन करना है? ए और बी डिपार्टमेंट में अलग अलग लिखा हुआ है, अब मजीद अपोर्शन क्या? छोटे छोटे बी में लेके जाने, मजीद क्या करना है? ए बी में है ना, हमने अपोर्शन कर। अब जैसे सवाल में देखें, पावर है, इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट लेबर है, मेंटेनेंस है, इनको करना है अपोर्शन। कुछ रिस्पॉन्स तो देना यार। ये जो पावर है, इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनको अपोर्शन करना है ना। ए और बी में इनको बांटना है। जो फ्यूल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डेप्रिसिएशन है, ये तो ऑलरेडी ए और बी के बटी हुई फिगर्स हैं। दोबारा पोर्शन किस लिए करना है? कैसे करोगे दोबारा पोर्शन? अच्छा, डेप्रिसिएशन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, यहां लिखी हुई है 10,000, यहां लिखी हुई है 20,000, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 24। अब आप कह रहे हैं कि इनका सम करें 36, फिर इनको दोबारा, ठीक है गलत किया, पूछो ना। देखिए आप लोगों ने जो गलती की होती है, और मैं उस पर जवाब देने की बजाय आप ही से सवाल पूछ रहा होता हूं, तो मकसद आपको कोई मजाक उड़ाना नहीं होता है इस क्लास के अंदर। आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मसला था तो गलती की है ना, तो मैंने वो मसला ठीक करना होता है। तो आपने अब इस 36 को क्या किया? अपोर्शन कर दिया। किस बेस पे? मशीन आवर्स की बेस पे। क्यों? हाँ। अच्छा, हम लोग अपोर्शन वो खर्चे करते थे जो टोटल दिए होते थे और डिपार्टमेंट में नहीं बटे होते थे। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज फिगर बांट के दी होती है वो तो गिवन होती है ना, उसको दोबारा अपोर्शन करने की क्या जरूरत है? 12-24 हो जाएगा। अब उसको, ये तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ए बी की फिगर है, इसको तो अपोर्शन नहीं करना। डेप्रिसिएशन ओके। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ताल्लुक किस चीज से होता है? कॉस्ट या वैल्यू से। अब ये तो नहीं पता कि दोनों डिपार्टमेंट में मशीनें कितनी हैं, लेकिन ये पता है कि डेप्रिसिएशन मशीनरी की कॉस्ट पे ही चार्ज की हुई है। तो जो इनकी डेप्रिसिएशन की आपस में रेशियो है वही इनकी कॉस्ट की भी रेशियो होनी है, वही इनकी कॉस्ट की भी रेशियो होगी। तो डेप्रिसिएशन की रेशियो में बांटते हैं। अगर डेप्रिसिएशन की रेशियो में नहीं, आपने कॉस्ट की रेशियो में ही बांटना है, चलो कॉस्ट की रेशियो में बांट दें। डेप्रिसिएशन से कॉस्ट तक कैसे पहुंचे? 10% से ग्रॉस अप करें, कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट की रेशियो में बांट दें।
चूंकि दोनों ही कॉस्ट के ऊपर लगे हुए परसेंटेजेस हैं तो इनकी डेप्रिसिएशन की भी वही रेशो है जो कॉस्ट की है, तो इसलिए इंश्योरेंस ऑन मशीनरी को डेप्रिसिएशन की रेशो में बांट दिया। इनडायरेक्ट लेबर इसको 15% महंगा करना था, बस कर दिया। और फिर इसके बाद इसको चूंकि ये लेबर को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट लेबर आर्ट्स की रेशो में बांट दिया। ये थे जी इस टेस्ट में चीजें। और आप में से जिन्होंने ये किया और उसमें कुछ पूछना है और अभी मेरे बताने के बाद भी चीजें पेंडिंग हैं तो पूछें। दोबारा क्यों बता दूं? इधर जो क्वांटिटी लिखी हुई थी उसमें सवाल में नहीं है, यहाँ लिखी थी मैंने बोर्ड पे, किलोस इनटू रेट लिखा हुआ था मैंने। अब इसमें रिवीजन क्या करनी है, क्वांटिटी को भी 20% बढ़ाना है और रेट को 10% बढ़ाना है। मैंने 1000 और 5 ऐसी खुद से लिख दिया। ये 5000 रुपए ऐसे बना था, 1000 किलो थे, 5 रुपए का 1 किलो था। रिवीजन क्या करनी है, इसको 20% बढ़ाना है तो इसको इंटू 1.2 कर दो, 1000 kg इंटू 1.2। नहीं कैलकुलेट ना करें वैसे। इसी तरह इस रेट को क्या करना है, रिवाइज रेट आ गया, रिवाइज क्वांटिटी आ गई। अब ऐसे ही करना है ना, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में ना 5 पता है ना 1000 पता है। ये पता है कि इन दोनों का आंसर 5000 था, तो इन दोनों की जगह 5000 लिख लें। ये ओवरहेड्स वाले टेस्ट की डिस्कशन हो गई। यार अभी तो बताया यार मैं अपने आप से तो बातें नहीं कर रहा होता भाई। अभी बताया, किसी और से पूछना, अभी क्लास के बाद किसी और से पूछना, देखना और भी जो भी होश में बैठा हुआ था उससे पूछ लेना। ओवरहेड टेस्ट डन, बस खत्म। अच्छा उसके अलावा एक सवाल क्लास में किया था, वो लेबर का डबल एंट्रीज वाला जो मैंने उधर प्रोजेक्टर पे दिखाया था, उसकी एंट्रीज के बारे में आप में से भी कुछ लोगों ने पूछा था, ऑनलाइन वालों ने भी उसको टेंशन डाली थी। आप मुझे वो फिगर्स बताएं दोबारा। लेबर का क्वेश्चन 6 था, शॉपर की तरह से डेबिट किया था 1945। अच्छा ये 1945 की जो वर्किंग की थी उसमें से जो वेकेशंस अवेल थी वो माइनस की थी। क्वेश्चन 6, अगर वो 85 माइनस ना करते तो ये शॉपर कितने से डेबिट होता? हाँ जी 2030.77। अच्छा इसमें मसला ये था, कुछ खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों को, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं ये तो सवाल नहीं पूछते, छुट्टी होती है बस घर भाग जाते हैं। वो जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो चूंकि पहले घर बैठे होते हैं तो वो अपने रजिस्टर खोलना मुनासिब नहीं समझते, पिछले लेक्चर सुनना मुनासिब नहीं समझते, मैसेज करके पूछते हैं सर ये बताएं। हालांकि सर ने वो लेक्चर में बताया होता है लेकिन वो कहते नहीं सर अब आप ये दोबारा बताएं। तो खास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए और आम तौर पे ये जो आवाम बैठी है इनके लिए इस सवाल में जो मुश्किलें ये थी कि एक्रूड वो जो वेकेशन पे थी वो कुछ लोगों को मसला हुआ और एडवांस डिडक्ट करने में कुछ लोगों को मसला हुआ। तो चलो एक्रूड पे भी नहीं काटते, एडवांस भी नहीं काटते। गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है? 40। और क्या किया था? एडवांस नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, पेबल टू प्रोविडेंट फंड। ये कितना था? 2.9। और क्या था? बोनस पेएबल था, कितना था? 124.99। और क्या था?
मैंने अर्ज की है कि वेकेशन पे को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, और वेकेशन पे अवेल्ड की बात कर रहा हूँ, अवेल्ड, और एडवांस को भी छोड़ देते हैं। और इस एंट्री में क्या क्या था? एक्रूड वेकेशन थी कितनी? 145। मैंने वेकेशन अवेल्ड कहा है फिलहाल छोड़ते हैं, और एडवांस, क्योंकि ये दो पॉइंट थे जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे, खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे। मैं एडवांस और एक्रूड जो अवेल की थी उनको इग्नोर करके एंट्री कर रहा हूं। तो जो साथ इस महीने की बनती थी वो कितनी? पॉइंट। और था कुछ? पेबल टू एम्प्लॉय। अब बताइएगा कितना है, वहां से नहीं, अब बताएं कितना। वन 470.05। मैंने जो एडवांस काटना था वो भी नहीं डिडक्ट किया, और वो जो छुट्टियां उसने अवेल कर ली थी जिसको मैंने कहा था रिवर्स कर देंगे, मैंने वो भी रिवर्स नहीं की। उसके अलावा जो चीजें उस दिन समझा चुका था, इनके समझने में कोई मसला नहीं है। मसला था एडवांस एडजस्ट करने में कुछ लोगों को, और वो जो छुट्टियां अवेल की थी उसमें मसला था, तो मैंने उसके बगैर ये एंट्री कर दी। अब एडवांस काटते हैं। ये जो पैसे एम्प्लॉय को देने हैं, ये अगर ये सारे पैसे दे दें तो एंट्री हो जाएगी पेबल डेबिट, और चलें ये सारे पैसे दे देते हैं एम्प्लॉय को, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर इसने पहले कुछ एडवांस लिया हुआ था तो अब भी सारे पैसे दें या वो एडवांस काट के बाकी पैसे दें? ठीक है। तो इस महीने में एम्प्लॉइज का कितना एडवांस हम काट रहे हैं? 28। तो फिर एडवांस कर लेते हैं क्रेडिट, कितना? बाकी कितने पैसे दे दें इसको? 1442। मैंने अब एडवांस की एंट्री को यहां नहीं लिखा, क्योंकि खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों को मसला ये था कि इस एंट्री में एडवांस किधर है, क्या वो एक्सपेंस में शामिल है, नहीं शामिल है। मैंने एडवांस हटा ही दिया इस एंट्री से। शॉपर डेबिट जितना टोटल एक्सपेंस बनता था, पेबल्स क्रेडिट, और बाकी सारा पेबल एम्प्लॉय को। जब ये पैसे एम्प्लॉय को देने लगेंगे उस वक्त काट सकते हैं एडवांस के? नहीं, वो काट लिया एडवांस, बाकी पैसे एम्प्लॉय को दे दिए। हाँ जी है, क्या हुआ? क्या नहीं किया? कहां पर? वो पहले महीनों में कहीं दिया होगा ना, कभी कहीं दिया होगा एडवांस। जब दिया होगा तो वो एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट किया होगा। अब इस महीने में जो डिडक्शन हो रही है वो 28 है, वो मजीद एक्स्ट्रा है ना, उसकी तो एंट्री अलग थी ना, उसकी तो एंट्री ही अलग थी। वो जो एडवांस दिया था इस महीने में 70, ये तो अलहदा एडवांस इस महीने दिया है। अब ये अगले महीनों में काट लेंगे कहीं। इसी तरह ये जिनका एडवांस एडजस्ट किया है इनको पहले कभी किसी महीने में दिया होगा। हम तो सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे हैं। जो लोग जाग रहे हैं इन दो एंट्रीज में अभी कोई परेशानी? अच्छा, जो मैंने वो वेकेशन पे की कहानी बताई थी, वो कहानी ये थी कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस बनाते जाएंगे, पेबल क्रेडिट करते जाएंगे, क्योंकि ये सारे दिन काम करने आ जाएगा और साल के एंड पे पैसे लेने आ जाएगा। तो हम हर महीने के एंड पे एक्सपेंस डेबिट, वो जो एक्सपेंस इस महीने का था वो मैंने इसमें शामिल कर लिया और ये पेबल बना लिया। अब अगर इस महीने में कोई छुट्टियां वो कर गए तो हर महीने जो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट कर रहे थे कि वो छुट्टियां नहीं करेंगे और पैसे ले जाएंगे, कर गए छुट्टियां, तो एंट्री रिवर्स कर दें? रिवर्स कर लेते हैं। एक्रूड वेकेशन पे डेबिट और वही जो शॉपर है वो क्रेडिट। कितनी छुट्टियां वो इस महीने अवेल कर गए? 85। अब मैंने एंट्रीज ही तोड़ के अलग अलग कर दी, सिर्फ पीछे जगह बचाने के लिए इन सबको कंबाइन कर लिया था। ना करें कंबाइन, तीन अलग अलग एंट्रीज कर दें। अब अगर आप इन तीनों का कंबाइन बनाएंगे शक्ल
तो वो वही बन जाएगी जो एंट्री वहां की थी। ये एक्रूड वेकेशन पे डेबिट हो रहा था, ये यहाँ डेबिट आ जाएगा। ये वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो रहा था, ये डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, नेट हो जाएगा, इसलिए नेट किया था। वेजेस कंट्रोल सॉरी एडवांस में एम्प्लॉय कट रहा है, ये क्रेडिट पेबल डेबिट, तो हमने पेबल को कर ही नेट से क्रेडिट दिया था। आप अलग अलग एंट्रीज कर लें। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग पे आ जाए, सवाल लिखें। हाँ जी, एंड कहाँ किया था? 2 पॉइंट वो बंद करना है यार, वो बंद करना। अभी चला देते, थोड़ी देर तक चला देते। मैंने वैरायटी 2.2 लिखी थी, नहीं 2.1 लिखी थी कि जितना हमने सोचा था उतना ही लॉस हुआ। और इसमें कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला लिखा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या कन्वर्जन, और उसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस की थी और डिवाइड किया था आउटपुट से। तो यहां पर एंड किया था। तो इसके सवाल से शुरू करते हैं। सवाल लिखें। Following data relates to process 1. Following data relates to process 1. जो उसको छुएगा वो जल जाएगा। अच्छा, following data relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. 180,000. Direct labor cost. 160,000. 160, 1,60,000. Actual FOH. 94,000. FOH is applied at 50% of direct labor cost. 50% of direct labor cost. इनपुट है 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। और एक्चुअल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस के बराबर ही है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू रिकवरी वैल्यू एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। रिक्वायर्ड है मुझसे कॉस्ट पर यूनिट।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी? 1 प्लस लेबर कितनी? 160। अभी लिखता हूं यहां कुछ, माइनस नॉर्मल लॉस कितना? कितने बने यूनिट्स? 800। एक की डिफेक्टिव कितनी हो गई? 4800। आउटपुट कितना? 8000 इनपुट था, उसमें से नॉर्मल 800 जाया होने चाहिए थे, वाकई 800 जाया हुए, तो इसका मतलब है कि आउटपुट हो गया 7200। 7200 ना हुआ हो किसी से? 7200 7200 क्या? 7200 कैसे निकली? 7200 कैसे? ठीक है, इनपुट था 8000, उसमें से लॉस हो गए 800 यूनिट्स, तो आउटपुट हो गए 7200। एक बात समझा रहा हूं, उसके बाद फिर आप खुद नोट लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में भी मैंने बहुत सारे नोट्स लिखवाने, लेकिन आप लिखा करें और लिख के उसको कुछ सर्कल, कुछ दायरा, को फूल बूटे कुछ बनाएं कि आपको पेजेस पलट से पता चले क्या क्या कीमती बातें लिखी हुई हैं। पहले समझाता हूं फिर लिखवा देता हूं। कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। अगर ज्यादा यूनिट्स बनाए होंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ज्यादा ही होगी, डायरेक्ट लेबर ज्यादा होगी। कम यूनिट्स होंगे, कम डायरेक्ट मटेरियल, कम डायरेक्ट लेबर होगा। एफओएच में फिक्स्ड भी हो सकते हैं। ये जैकेट, ग्रीन शर्ट, हाँ, फिक्स्ड क्या हो सकते हैं एफओएच में? फिक्स खर्चे कौन से हो सकते हैं? एफओएच क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या आता है उसमें? कोई मिसालें? ठीक है, शाबाश। इनमें से कोई फिक्स्ड की मिसाल बताएं। फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड। एफओएच में से रेंट। तो वो जो फिक्स्ड एफओएच है, अगर यूनिट्स ज्यादा होंगे तो फिक्स्ड एफओएच उतने ही रहेंगे, यूनिट्स कम बनेंगे तो भी उतने ही रहेंगे। फिक्स्ड एफओएच की वजह से, यहां पर लिखना एफओएच है लेकिन उनमें जो फिक्स्ड पोर्शन शामिल है उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बिला वजह फ्लक्चुएट करेगी। किसी साल में थोड़े यूनिट्स बन रहे होंगे, फिक्स्ड एफओएच उतने ही होंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। किसी साल ज्यादा यूनिट्स बन गए, डिनोमिनेटर ज्यादा नंबर लिखा गया, फिक्स्ड एफओएच शायद उतने ही होंगे, पर यूनिट कॉस्ट। तो ये जो बिला वजह की फ्लक्चुएशन है, इससे बचने के लिए, अच्छा, मकसद पर यूनिट कॉस्ट को जगड़ के एक जगह रखना नहीं है। अगले साल की पर यूनिट कॉस्ट पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट से हाँ चेंज हो सकती है। हो सकता है मटेरियल महंगा हो गया हो, लेबर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया हो। एक साल की पर यूनिट कॉस्ट अगले साल की पर यूनिट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो फिक्स्ड एफओएच होते हैं, फिक्स्ड एफओएच, उनकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट इतनी रियलिस्टिक नहीं रहती। इससे बचने के लिए जो ऊपर हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहे हैं, उनमें एफओएच एक्चुअल वाले लिखने की बजाय अप्लाइड वाले लिखे जाते हैं। दोबारा, जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, देखें हम ना आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। कौन सा एफओएच लिखेंगे ऊपर? अप्लाइड वाला। यही वजह है कि 2-3 दिन पहले जब मैं आपको डबल एंट्रीज पढ़ा रहा था, वर्क इन प्रोसेस में डेबिट साइड पे क्या क्या आ रहा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड एफओएच। तो वर्क इन प्रोसेस का डेबिट था ही वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उन एंट्रीज में वर्क इन प्रोसेस में डेबिट साइड पे एफओएच एक्चुअल वाले नहीं लिखे थे, अप्लाइड लिखे थे। उसकी रीजन ये है जो मैंने बताई है कि अगर हम एक्चुअल लिखना शुरू कर देंगे तो इतनी रियलिस्टिक पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकलेगी। इसलिए एक्चुअल एफओएच की जगह अप्लाइड एफओएच लिखे जाते हैं, है जी। एफओएच फर्ज करें सारे हैं ही फिक्स्ड, सारे फिक्स्ड हैं, वेरिएबल है ही नहीं, ऐसे खुद ही लिखे मैंने।
अगर थोड़े से यूनिट्स बनेंगे 2000 यूनिट्स, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये 1 लाख ही रहेगा। सिर्फ 200 यूनिट्स बनेंगे, ये भी काफी कम हो जाएगा, ये भी काफी कम हो जाएगा, ये फिर भी 1 लाख रहेगा। अगर 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे, 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये फिर भी उतना ही रहेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट का जो नंबर निकलेगा वो उतना रियलिस्टिक नहीं निकलेगा। इसलिए एक्चुअल एफओएच लिखने की बजाय अप्लाइड एफओएच लिखे जाते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो करना तो ऐसे ही है। वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पे अप्लाइड एफओएच नहीं आना है। और ये जो इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशंस करने लगे हैं, ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकालने की हम प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहे हैं, इसमें अप्लाइड एफओएच नहीं आना। अगर आपको एक्चुअल और अप्लाइड दोनों दी हैं तो अप्लाइड यूज करनी है। हाँ, अगर है ही नहीं सवाल में अप्लाइड, बस दी ही सिर्फ एफओएच है, फिर मजबूरी है, वरना प्रेफरेंस अप्लाइड एफओएच है। ये नोट लिख लें आप। नोट दोबारा बता रहा हूं, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस के लिए ये जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहे होंगे, इनमें अप्लाइड एफओएच चाहिए, एक्चुअल एफओएच नहीं है। लेकिन अगर सवाल में डेटा ही नहीं है अप्लाइड का, है ही बस एक्चुअल, तो फिर तो मजबूरन एक्चुअल एफओएच लेनी पड़ेगी। जी नहीं, नजरअंदाज नहीं होंगे। एफओएच कंट्रोल अकाउंट बना था, उसमें जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो डेबिट साइड पे थे, अप्लाइड क्रेडिट साइड पे था। और जो दोनों का डिफरेंस था वो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में लाने की बजाय डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल में ले गए थे। तो नजरअंदाज तो नहीं हुए थे, वो सब कॉस्ट ऑफ सेल में चले गए थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आए थे, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आए थे। तो अब इस सवाल का सही आंसर क्या बन जाएगा? यहां क्या लिखूं पर 80,000, 1,60,000 है ना लेबर कॉस्ट, तो 50% ऑफ लेबर। क्या बन गया आंसर? 0.6। जी, जो भी एक्टिविटी होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हम उसको एक पर यूनिट चीज बना चुके होते हैं, हम उसको पर यूनिट पर आवर बना चुके होते हैं। अगर इस साल थोड़े आवर्स काम होगा तो अप्लाई भी उसका पोर्शन थोड़ा ही आएगा ना। रेंट था 1 लाख, हमने उसको पर आवर बना लिया। अब अगर इस साल थोड़े से आवर्स काम होगा तो उसको हम थोड़े से आवर्स ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो पूरा वो 1 लाख तो नहीं ना बन पाएगा, तो इसलिए अप्लाइड है। हाँ, एक्टिविटी से रिलेट हो जाएगा। थोड़ी एक्टिविटी होगी तो अप्लाइड की फिगर कम बन रही होगी, बाकी एक्चुअल एवरेज अगर ज्यादा हो गए तो वो तो होते हैं अंडर ओवर अप्लाइड, जो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएंगे। इग्नोर नहीं होगा मामला, बस प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन रहा होगा। हाँ जी, नोट लिखने को कहा था, लिख लिया। वैरायटी अगली। अगर थोड़ी काम हुआ है, थोड़ा काम हुआ है, तो अप्लाइड का आंसर भी तो थोड़ा ही आएगा ना। काम थोड़ा हुआ है, यूनिट्स कम बने हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थोड़ी है, तो उस पर अप्लाई होकर आंसर भी तो एफएच का थोड़ा ही निकलेगा। डिफरेंस से कब निकाल? हाँ, तो यही कह रहा हूँ, यही किया हमने। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 50% किया है, तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% ले लिया। अब अगर प्रोडक्शन कम हुई होगी तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थोड़ी होगी, ओआईआर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफओएच का आंसर भी थोड़ा निकलेगा। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, ओआईआर से मल्टीप्लाई होंगे तो अप्लाइड का आंसर भी ज़्यादा आएगा। नहीं समझ आया? वो नोटेड। चलें 2.2
मैंने कहा था कि आपने ना इस चैप्टर में जो पहले नॉर्मल एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट है उसको वहीं साइड पे रखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बल्कि नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कहता, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, जब इनकी डबल एंट्रीज पढ़ाई थी आपको, जब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की डबल एंट्रीज पढ़ाई थी तो वहां पर भी मैंने लॉस, नॉर्मल, एबनॉर्मल जिक्र किया था। वहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल में फर्क करता था लॉस होने की रीजन। सैलाब है तो एबनॉर्मल है, अगर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, एबनॉर्मल है, अगर स्टोर करने का जो तरीका है उसमें जो वर्कर की हैंडलिंग है, जो रूटीन हैंडलिंग है, उसमें जो खराबी हो रही है, नॉर्मल है। स्टोर में रखी हुई चीजें थी, वजन से नीचे रखे हुए यूनिट्स टूट गए, नॉर्मल है। तो वहां पर हम नॉर्मल एबनॉर्मल का फैसला लॉस के रीजन से कर रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर तो कोई मशीन में वैसे ही आग लगी, उस मशीन में सारे पड़े हुए यूनिट्स खराब हो गए, तो वो तो इस चैप्टर की कैलकुलेशन से ही बाहर हो गया ना। इस चैप्टर की कैलकुलेशन में वो लॉसेस आएंगे जो रूटीन उन मशीनों के अंदर होने वाले ही हैं। यहां पर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट रीजन रिलेटेड नहीं है, क्वांटिटी रिलेटेड है। जैसे मशीनों में जो रूटीन प्रोसीजर का नुकसान होता है, हमने अंदाजा लगा लिया था कि इतना नुकसान तो होना ही होना है। जैसे पिछले सवाल में कितना, 10%, 800 नहीं 10%। तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे एक रूल बना लिया, स्टूडेंट को गिवन होगा सवाल में, कि हर दफा 10% तो यूनिट्स खराब हुआ ही करेंगे। ये नॉर्मल है। जरूरी है कि लाजमी 10% ही खराब हो? नहीं। अगर 10% से ज्यादा हो गए, जैसे अभी मैंने बात लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल हो गए 8200, जबकि हमने सोचा था कि 8000 होंगे, तो ये जो 200 हमारी सोच से ज्यादा जाया हो गए, ये एबनॉर्मल लॉस है। इन 8000 और इन 200 में क्या ये फर्क है कि ये ज्यादा टूटे हुए हैं, ये थोड़े टूटे हुए हैं, ये थोड़े जले हुए, ज्यादा जले हुए हैं? फिजिकली लॉस एक जैसा ही है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है। हमने इतनी क्वांटिटी उम्मीद की थी कि इतनी क्वांटिटी जाया होंगे, ज्यादा जाया हो गए, तो वो जो हमारी सोच से ज्यादा क्वांटिटी खराब हो गई, वो एबनॉर्मल लॉस है। खराबी की रीजन प्रोसीजर ही है, खराब हालत एक जैसी ही है। जैसे अगर ये साइडों पे लगे रह गए, खराब हो गया, जल गया, तो ये सारे के सारे एक जैसे ही खराब हुए हैं। टूट गए हैं तो सारे के सारे एक जैसे टूटे हुए। फिर नॉर्मल का फर्क इनकी फिजिकल फर्क की वजह से नहीं है, क्वांटिटी का फर्क। अच्छा, अब इनका करना क्या है? फार्मूला तो बना के देता हूं, फार्मूला, कॉन्सेप्ट देखें। वो जो मैंने कल परसों वैल्यू समझाई थी, उन्हीं को इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा था कि इनपुट हमने करना है अगर 100 kg और 95 kg बना, और इनका कुछ ऐसा रिलेशन है कि 100 kg इन होगा तो कहीं जाके 95 kg बनेगा, तो इसका मतलब है कि इनके लिए 5 किलो कुर्बान होते ही होते हैं। और ये जो 100 kg था, ये शायद 20 रुपए किलो था, 50 रुपए किलो था। तो हम कर ये रहे थे कि जो कॉस्ट आ रही थी, यानी 100 किलो इंटू 50 प्लस कन्वर्जन, इसको हम डिवाइड कर रहे थे। ऊपर 100 किलो क्यों लिख रहे हैं, 95 क्यों नहीं? क्योंकि 95 किलो के लिए ही वो खर्चा होना है। इस 95 ने ही उस खर्चे का बोझ उठाना है। इस बोझ उठाने वाली बात को अगर आप देखें ना, ये आगे भी काम आएगी। ये नीचे है, इसने अपने सर पे वो बोझ उठाया हुआ है, तो इसने पूरे 100 किलो के खर्चे का बोझ उठाना है।
अच्छा ये अभी अभी नहीं बात की, आगे काम आएगी बात की। नीचे वालों ने बोझ उठाया हुआ है, जो ऊपर है उनका बोझ उठाया हुआ है, तो हमने ये खर्चे इसको ही बांटे, इसी ने ही इनका वजन उठाया। क्यों? क्योंकि इसी के लिए वो 100 किलो खर्च करना जरूरी था। अब जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा नुकसान हो गया। अगर मैं इसी की बात करूं तो 5 किलो नुकसान होना चाहिए था, 7 किलो हो गया। यानी तो फिर अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 93 करना चाहिए। लेकिन बने तो 93 हैं। ऐसा करने से क्या होगा? वो जो 2 एबनॉर्मल जाया हुए हैं वो जाया करने जरूरी थे 93 बनाने के लिए। ऐसा करने से उनका वजन भी यही उठा रहे होंगे। यानी देखिए 100 किलो में वो पूरा 7 भी शामिल है ना। फार्मूले को इस तरह लिखने से, मतलब 93 से डिवाइड करने से, वो जो 2 किलो एक्स्ट्रा जाया हुए उनका वजन भी, उनका बोझ भी इसी पे पड़ गया है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? पक्की बात है? अच्छा जी, रिपीट। हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। न्यूमरेटर में टोटल खर्चे, डिनोमिनेटर में यूनिट्स। तो ये खर्चे इन यूनिट्स पे डिवाइड करने का मतलब है इनकी कॉस्ट ये बर्दाश्त कर रहे हैं। 95 डिवाइड कर रहे थे क्योंकि 95 बनाने के लिए 5 जाया होने थे, तो पूरे के पूरे, अच्छा ये 100 किलो में ये 95 भी है और वो 5 जाया होने वाला भी है। अब अगर हमने कहा कि नहीं 7 जाया हो गए, यानी 2 एबनॉर्मल जाया हो गए, तो उन 2 का खर्चा भी यही बर्दाश्त करेंगे? नहीं, तो फिर वो अपना वजन खुद ही बर्दाश्त करेंगे। यहां पर 7 उनको भी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ये सारा वजन अब इसकी बजाय ये भी उठाएंगे। अब आगे होगा क्या? इसका आंसर जो भी बनेगा, बताएं क्या, बल्कि आपके बताएंगे कैसे, मैंने कन्वर्जन ही नहीं बताई। इसका आंसर जो भी बनेगा, लेट्स से 55 बन गया, लेट्स से। इंटरप्रिटेशन ये होगी कि 55 वाले 93 प्रोसेस 2 में चले गए और 55 वाले 2 जाया होके कूड़े में चले गए। जो एबनॉर्मल लॉस होने वाले यूनिट्स हैं वो अपनी कॉस्ट खुद अपने जिम्मे लेंगे। देखें, इस खर्चे को डिवाइड किया है इस पे, यानी ये वजन उठा रहे हैं, तो ये अपना बोझ खुद ही उठाएगा। अगर मैं यहाँ 93 लिखता तो इनका खर्चा भी 93 बर्दाश्त कर रहे होते, तो हम इसको भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखें, ये जो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये किसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं? आउटपुट की ना, आउटपुट की। तो हम जितने यूनिट्स को डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं उनकी कॉस्ट है। तो ये जो 2 एबनॉर्मल लॉस हुए हैं इनकी भी कॉस्ट है। इनमें से इतने अगले प्रोसेस में चले गए, इतने जाया हो गए। अगर ऐसे कर देते तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि कितने यूनिट्स जाया होने ही होने हैं, उनके मुताबिक बस पर यूनिट कॉस्ट निकल आए। अगर उससे ज्यादा जाया हो गए, पर यूनिट कॉस्ट को वो खराब ना करें। अगर यहां पर जितने बने होते उतने ही लिखने होते तो फिर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो सिंपल मैथ था, सारे खर्चे डिवाइडेड बाय आउटपुट। फिर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही ऐसे है कि पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकालें जैसे उतने ही जाया हुए जितने होने चाहिए थे, जितने नॉर्मल सोचे थे। तो ज्यादा जाया हो जाने से हम पर यूनिट कॉस्ट खराब नहीं होने देंगे। वो तभी खराब नहीं होगी जब साथ उनको भी लाइन में खड़ा करेंगे। अब वो जो +2 करके मैंने डिनोमिनेटर में लिखा था, यानी वही 95, तो उस में से 93 अगले प्रोसेस में चले गए और 2 अभी भी जो कमी रह गई है वो सवाल के साथ उम्मीद है बेहतर हो जाएगी। इस वैरायटी का कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला ये है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ही। क्यों? क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही रखना चाह रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? आउटपुट प्लस
तो वैरायटी 2.2 फार्मूला बन गया ये। क्या जी? नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। नॉर्मल लॉस NL और AL एबनॉर्मल लॉस। जी जी बिल्कुल आई होगी। है पहले कब, किससे पहले? पहले कब? हाँ, इन बिटवीन वाली बात अभी हमने नहीं पढ़ी। इन बिटवीन वाली अभी मैंने आपको लॉस, वर्क इन प्रोसेस, जब वैरायटियां बढ़ाता जाऊंगा ना फिर ये इन बिटवीन वाली बात आ जाएगी, अभी नहीं है। अब ये मुकम्मल बन के खराब हुए हैं। सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि ये जो यूनिट्स खराब हुए हैं तो ये जरूरी है कि इन पे सारा खर्चा आ चुका था, क्या पता 4 घंटे का प्रोसीजर हो तो वो 1 घंटे में खराब हो गए हो। ये चीज अभी आगे पढ़नी है, अभी ये पूरा टाइम गुजार के ही खराब हुए हैं। क्या जी? इस फार्मूले में होगी कि नहीं होगी, या वैसे पूछ रहे होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मल लॉस के मुताबिक ही रखनी है, तभी तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है। अगर यूनिट्स ज्यादा जाया हो गए और हमने डिनोमिनेटर में 95 की बजाय 93 ले आना होता तो नॉर्मल लॉस को डिफाइन करने का फायदा क्या? वैसे इनकी रिकवरी वैल्यू हाँ होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिन्होंने इंट्रो पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, जब गुड्स जाया हो रही हैं, लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अगर कुछ रिकवरी हो जाए, बल्कि वैसे मैंने नेटी वैल्यूएशन में भी बताई थी बात, अगर कुछ रिकवरी हो जाए, कोई कबाड़ियों को बेच गए, कोई इंश्योरेंस वालों से, तो हमारा एक्सपेंस उससे क्या फर्क पड़ेगा? नेट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये P&L में एक एक्सपेंस चला जाएगा। कितना? जितनी इसकी कॉस्ट है नेट ऑफ, अगर उसकी कोई रिकवरी हो जाएगी तो कबाड़ियों को बेच के अगर कुछ रिकवर हो जाएगा तो वो माइनस करके नेट अमाउंट लॉस में जाएगी। क्या जी? आटे वाली नहीं, 5 kg का आटे का थैला अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने आटे की मिसाल नहीं दी वैसे ही बस। जी क्या? हाँ। ऊपर माइनस क्यों नहीं कर रहे? पहले सवाल करते हैं फिर बताता हूँ। ये नोटेड? सवाल लिखें। अच्छा, मैं 2.2 में भी 2.3 में भी सेम डाटा यूज करूंगा ताकि आपको फर्क बता सकूं। तो जो अभी पहले सवाल लिखा था सेम वही डाटा है, दोबारा ना लिखें, चाहे कह दें सेम डाटा जो पिछले पेज पे था। अच्छा, ये आपने अपने लिए लिखना है ना, तो बेशक कह दें पिछले पेज पे जो डाटा था सेम वही है, पिछले पेज पे 2 पेज पहले जो भी है सेम डाटा वही है। सिर्फ फर्क ये कर रहा हूं कि अब एक्चुअल लॉस कर लें, एक्चुअल लॉस 1100 यूनिट्स, सेम डाटा है। पहले एक्चुअल कितना था? 800। अब मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल 1100 यूनिट्स है, एक्चुअल लॉस 1100 यूनिट्स है, बाकी सब डाटा सेम है। जो अभी कुछ देर पहले सवाल किया ना, सब वो मैंने लिखा भी हुआ, बताया भी नहीं अभी तक, ये यही डाटा है। सिर्फ चेंज इतना कर रहा हूं कि एक्चुअल लॉस 1100 यूनिट्स है, बाकी सब कुछ वही है। रिक्वायरमेंट है ये 2 चीजें, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें और बताएं एबनॉर्मल लॉस P&L में कितना जाएगा। आप बताएं, सामने लिखा फार्मूला करें, कॉस्ट पर यूनिट निकालें और एबनॉर्मल लॉस की जो अमाउंट P&L में जानी है वो बताएं।
हाँ जी, क्या नो सर? मैंने एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू नहीं बताई? सेम है, फिजिकली एक जैसे ही है। रिकवरी वैल्यू और डिफेक्टिव यूनिट्स बताई थी ना? हाँ, तो वो फिजिकली तो एक जैसे हैं सारे डिफेक्टिव, सिर्फ तादाद का फर्क है, नॉर्मल एबनॉर्मल। अरे इतनी देर का तो काम ही नहीं है यार। ये 7200 कैसे आया? 7200 कैसे आया? अब 1100 यूनिट्स आए हुए हैं। $1100 जाया हो गए, तो बने कितने? चलिए इधर देखें, अब 7200 थोड़ी आउटपुट होगा भाई। इनपुट है 8000, लॉस असल में हो गए 1100, तो आगे 7200 कैसे चले गए? 6900 आउटपुट 69 है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एफओएच माइनस कैसे बना 4800? क्योंकि रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो वो तो वही है, बस हम नीचे डिनोमिनेटर में 6900 प्लस क्या जी, वो मैं अभी P&L की फिगर दिखाते हुए बताता हूं। ये सेम क्यों आ गया आंसर? क्योंकि नॉर्मल लॉस को डिफाइन करने का मकसद ही यही था कि अगर उससे ज्यादा यूनिट्स आ भी गए, उससे ज्यादा यूनिट्स जाया हो भी गए, हमारी पर यूनिट कॉस्ट की कंप्यूटेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे वो। अगर हमने डिनोमिनेटर में उतना ही लिखना होता जितने बन रहे हैं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं था नॉर्मल लॉस को डिफाइन करने का। इसको डिफाइन ही इसलिए किया है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए सिर्फ उतने लॉस का इंपैक्ट लेना है जितना सोचा था, तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम स्टिल पूरे 7200 लिख रहे हैं। यानी ज्यादा नुकसान हो जाना पर यूनिट कॉस्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा ना, तो यही वजह है कि ऊपर नॉर्मल लॉस ही की सिर्फ रिकवरी माइनस होगी। अगर ऊपर हमने एक्चुअल लॉस की रिकवरी माइनस कर देनी है, तो फिर ये ड्रामा हुआ नॉर्मल लॉस डिफाइन करना। ऊपर माइनस भी बस नॉर्मल लॉस ही की रिकवरी होगी। 57.67 है जी,
ये क्या है, कितना है, 1100, 800 तो 300 पर यूनिट कॉस्ट। दूसरी चीज मैंने पूछी थी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, 300 यूनिट्स कॉस्ट, चलो ऐसे कर लें। अच्छा मैंने कब कहा कि इनकी भी रिकवरी वैल्यू 6 ही है, क्योंकि ये वही है, वैसे ही है, काफी हालत सेम है। तो कबाड़िए को चाहे हम 1100 बेचें, 800 बेचें, 500 बेचें, फिजिकली सब एक जैसे हैं, तो इसलिए इनकी रिकवरी वैल्यू वही है जो मैंने रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट 6 रुपए बताई थी। 500 जी जी फिजिकली एक जैसे ही है वो। नॉर्मल एबनॉर्मल सिर्फ हमारे लिए है कि कितनी तादाद सोची थी कितनी हो गई है। एबनॉर्मल लॉस अच्छा 2.3 बगैर किसी वजह के, अभी सिर्फ ये देखना है मैंने कि आप ताबेदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बगैर किसी वजह के, बगैर कोई चूचना किए, कोई क्यों ना पूछे भी, ये क्या हुआ, जितना सोचा था उससे कम हुआ, इसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। और इसका ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस का उलट है, तो डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल गेन है जी, क्या है, नहीं आप तो दोबारा लिखेंगे, आपने क्यों मिटाना है। क्या जी, हाँ हाँ ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये यहां से यहां तक पूरा, यहां से लेके यहां तक ये मुकम्मल हो गया, इसको नोट करें। जल्दी जल्दी नोट करें। बहुत स्लो है भाई, इतनी जल्दी मैंने लिख लिया था, आप जल्दी जल्दी लिखें। उसके लिए तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, अभी तो लिखना ही पड़ेगा। लिख लिया, सवाल लिखें जल्दी जल्दी, और कर भी अभी रहे हैं, नहीं अभी कर रहे हैं, अभी करके जा रहे हैं आप, सवाल लिखें। सेम डाटा है जो 2 पेज पहले था, सेम डाटा है जो 2 पेज पहले था, एक्सेप्ट एक्चुअल लॉस अब 600 यूनिट से। सेम डाटा है, बस एक्चुअल लॉस 600 यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें और एबनॉर्मल गेन P&L में इनकम कितनी जाएगी वो निकाल दें। फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। एक्चुअल लॉस मैंने कहा है अब 600 यूनिट से, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दीजिए और एबनॉर्मल गेन जो इनकम बननी है ये, इसकी अमाउंट बता दें। सारे फार्मूले सामने लिखे हैं जी। क्या हुआ, आएगा नहीं, करें करें करें, लिख के करें। दो चीजें पूछी मैंने, कॉस्ट पर यूनिट पूछी है और टोटल अमाउंट जितनी
हाँ जी, इनपुट कितना, एक्चुअली कितना लॉस हो गया, आउटपुट एबनॉर्मल गेन कितना, क्यों 200, 800 होना चाहिए था, सिर्फ 600 हुआ है, तो 200 एबनॉर्मल गेन है, माइनस वन जीरो। हाँ जी, क्या सवाल आते, क्या क्या है, चले एक, हाँ जी और सवाल यही, और ठीक है, और सवाल, माइनस क्यों किया, प्लस कर दे, प्लस करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्या करूं, प्लस कर दूं, ये खाली खाली अजीब सा लग रहा है यार, 6 भी ना लिखो। हाँ जी, और सवाल है, नो कमेंट्स। अच्छा, इसका जवाब दूंगा कल, है कोई बात नहीं, बेचैनी में गुजारना रात। अच्छा, इसका जवाब देने के लिए एक कैलकुलेशन है जो आपने की हो, एक होमवर्क लिखें, ये कैलकुलेशन करके आएंगे तो जवाब बताऊंगा, अगर वजह नहीं भी जाननी करना तो ऐसे ही है, नॉलेज के लिए वजह बता दूंगा, अगर समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। लिखें सवाल लिखें, सवाल लिखें जी, होमवर्क। बाकी वो फॉर्मेलिटीज नहीं है, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू फलाना 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 फलाना। डायरेक्ट मटेरियल 360,000, वो फॉलोइंग डाटा वाली बात हो गई बस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 3,60,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000 रुपीज, 3,60,000, 360000। कन्वर्जन कॉस्ट 180,000, 1,80,000। इनपुट 4,000 यूनिट्स, इनपुट है 4,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट,
10% ऑफ इनपुट। एक्चुअल लॉस 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। रिक्वायर्ड ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट और ये अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन जो इनकम है, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं इफ, यानी रिक्वायर्ड में ये दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें लिखने के बाद इफ लिखें, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। इफ के बाद पार्ट ए, यानी अब पार्ट ए और बी दोनों सिनेरियोज में, ये सवाल दोनों सिनेरियोज में करना है। पहला सिनेरियो नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिफेक्टिव यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। और सिनेरियो बी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 18 रुपए, ₹18 पर यूनिट, 18 रुपए पर यूनिट, ये स्क्रैप वैल्यू है। इसको सॉल्व करके लाइएगा, एक तो इसकी प्रैक्टिस और हो जाएगी, दूसरा इससे मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये क्या किया है। समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।